प्राचीन भारत का इतिहास। सामान्यतः विद्वान भारतीय इतिहास को एक संपन्न पर अर्धलिखित इतिहास बताते हैं, पर भारतीय इतिहास के कई स्रोत हैं। सिंधु घाटी की लिपि, अशोक के शिलालेख, हेरोडोटस, फाहियान, हवेनसांग, संगम साहित्य, मार्को पोलो, संस्कृत लेखकों आदि से प्राचीन भारत का इतिहास प्राप्त होता है। मध्यकाल में अल-बेरूनी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के राजाओं की जीवनी भी महत्वपूर्ण है। बाबरनामा, आईने अकबरी आदि जीवनियां हमें उत्तर मध्यकाल के बारे में बताती हैं। प्रागैतिहासिक काल 3300 ईसा पूर्व तक। भीमबेटका के शैलचित्र 30,000 वर्ष पुराने। भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण 100,000 से 80,000 वर्ष पूर्व का है। पाषाण युग। भीमबेटका, मध्य प्रदेश की चट्टानों पर चित्रों का कालक्रम 40,000 ईपू से 9,000 ईपू माना जाता है। प्रथम स्थायी बस्तियां ने 9,000 वर्ष पूर्व स्वरूप लिया। उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता 7,000 ईपू विकसित हुई, जो 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य अपने चरम पर थी। वैदिक सभ्यता का कालक्रम भी ज्योतिष के विश्लेषण से 4,000 ईपू तक जाता है। आर्य लोग खानाबदोश गिरेरियों की भांति अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। इन लोगों ने पत्थर के नुकीले हथियारों से काम लेना सीखा। मनुष्यों की इस सभ्यता को वे यूलित सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में कुछ सुधार हुआ तो फिर चिलियन सभ्यता आई। इन हथियार औजारों की सभ्यता के समय का मनुष्य नर वानर के रूप में थे। उनमें वास्तविक मनुष्यत्व का बीजारोपण नहीं हुआ था। मुस्टेरियन सभ्यता के पश्चात रेंडियन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय लोगों में मानवोचित बुद्धि का विकास होने लगा था। फिर इसके बाद वास्तविक सभ्यताएं आई, जिसमें पहली सभ्यता नवपाषाण कालीन कही जाती है। इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने ही जैसा ही वास्तविक मनुष्य था। अतः यूथिल सभ्यता से लेकर नवपाषाण सभ्यता तक का काल पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग के बाद मानव जाति में धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ। धातु युग का प्रारंभ ताम्रयुग से होता है। नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी। इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्रयुग की स्थापना की। यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस ताम्रयुग के चिन्ह अन्वेषकों को चानूडेरों तथा विजयनौत नामक स्थानों में खुदाई में मिले हैं। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही है। मेसोपोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति प्रोटो-इलामाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी है। सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकन पुरातत्वविद डा. टेरा ने सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातुयुग में मिलाने वाला कहते हैं। ताम्र सभ्यता के बाद कांसे की सभ्यता आई। कांसे की सभ्यता संभवतः सुमरियन लोगों की थी। मेसोपोटामिया के उर्फराकिश तथा इलाम के सुसा और तपामुसियान आदि जगहों में उन्हें खुदाई में कांसे की सभ्यता के नीचे ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामिया में जहां जहां इस प्रोटो इलामाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले हैं, उसके और सुमेरु जाति की कांसे की सभ्यता के स्तरों के बीच में किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का उसे 4 फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ है। यूरोपीय पुरातत्ववेत्ताओं का यह मत है कि मिट्टी का यह स्तर उस बड़ी बाढ़ द्वारा बना था, जिसको प्राचीन ग्रंथों में नूह का प्रलय कहते हैं।
ताम्रयुग की प्रोटो-एलामाइट सभ्यता के अवशेष इस प्रलय के स्तर के नीचे प्राप्त हुए हैं। इसका यह अर्थ लगाया गया कि इस प्रलय के प्रथम ही प्रोटो-एलामाइट सभ्यता का अस्तित्व था। इस सभ्यता के अवशेषों के नीचे कुछ स्थानों में निम्न श्रेणी की पाषाण सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। पहला नगरीकरण 3300 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता। मुख्य लेख: सिंधु घाटी सभ्यता। नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी। इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्रयुग की स्थापना की। यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस ताम्रयुग के चिन्ह अन्वेषकों को चानूडेरों तथा विजयनौत नामक स्थानों में खुदाई में मिले हैं। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही है। मेसोपोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो-एलामाइट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति प्रोटो-एलामाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी है। सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकन पुरातत्वविद डा. टेरा ने सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातुयुग में मिलाने वाला कहते हैं। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। भारत को एक सनातन राष्ट्र माना जाता है क्योंकि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र था। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद में भारत राष्ट्र की स्थापना का वर्णन आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु ने व्यवस्था संभाली। इनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद भक्त ध्रुव के पिता थे। इन्हीं प्रियव्रत के 10 पुत्र थे। 3 पुत्र बाल्यकाल से ही विरक्त थे। इस कारण प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त कर एक भाग प्रत्येक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं में से एक थे आग्नेत्र, जिन्हें जम्बूद्वीप का शासन कार्य सौंपा गया। वृद्धावस्था में आग्नेत्र ने अपने 9 पुत्रों को जम्बूद्वीप के विभिन्न 9 स्थानों का शासन दायित्व सौंपा। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि, जिन्हें हिमवश का भूभाग मिला। इन्होंने हिमवश को स्वयं के नाम अजनाब से जोड़कर अजनाभवश प्रचारित किया। यह हिमवश या अजनाभवश ही प्राचीन भारत देश था। राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभ। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में भरत ज्येष्ठ एवं सबसे गुणवान थे। ऋषभदेव ने वानप्रस्थ लेने पर उन्हें राजपाट सौंप दिया। पहले भारतवर्ष का नाम ऋषभदेव के पिता नाभिराज के नाम पर अजनाभवश प्रसिद्ध था। भरत के नाम से ही लोग अजनाबखंड को भारतवर्ष कहने लगे। ईसा से कोई 4000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के मूल पुरुष स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए। इनकी 3 पुत्रियां तथा 2 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। इन्हें प्रियव्रत ने पृथ्वी बांट दी। ज्येष्ठ पुत्र अग्निंद्रा को उसने जम्बूद्वीप एशिया दिया। इसे उसने अपने हाथों 9 पुत्रों में बांट दिया। बड़े पुत्र नाभि को हिमवश हिमालय से अरब समुद्र तक देश मिला। नाभि के पुत्र महाज्ञानी सर्वत्यागी ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के पुत्र महाप्रतापी भरत हुए, जिन्होंने अष्टद्वीप जय किए और अपने राज्य को 9 भागों में बांटा। भरत के नाम पर हिमवश का नाम भारतवर्ष या भारतखंड प्रसिद्ध हुआ। इसके अनंतर इस प्रियव्रत शाखा में 35 प्रजापति और 4 मनु हुए। चारों मनुओं के नाम स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत थे। इन मनुओं के राज्यकाल को मनवंतर माना गया। चाक्षुषरैवत मनवंतर की समाप्ति पर 36वां प्रजापति और 6ठा मनु स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद की शाखा में चाक्षुष नाम से हुआ।
इस शाखा में ध्रुव, चाक्षुष मनु, वेन पृथु, प्रचेतस आदि प्रसिद्ध प्रजापति हुए। इसी चाक्षुष मनवंतर में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। भरतवंश का विस्तार हुआ, राजा की मर्यादा स्थापित हुई, वेदोदय हुआ। इस वंश का वेन प्रथम राजा था। इस वंश का पृथु वैन्य प्रथम वेदर्षि था। उसने सबसे प्रथम वैदिक मंत्र रचे। अगम भूमि को समतल किया गया, उसमें बीज बोया गया। इसी के नाम पर भूमि का पृथ्वी नाम विख्यात हुआ। इसी वंश के राजा प्रचेतस ने बहुत से जंगलों को जलाकर उन्हें खेती के योग्य बनाया। जंगल साफ कर नई भूमि निकाली, कृषि का विकास किया। इन 6 मनुओं के काल का समय, जो लगभग 1300 वर्ष का काल है, सतयुग के नाम से प्रसिद्ध है। मनवंतर काल में वह प्रसिद्ध प्रलय हुआ जिसमें काश्यप सागर तक की सारी पृथ्वी जल में डूब गई। केवल मनु अपने कुछ परिजनों के साथ जीवित बचा। सतयुग को ऐतिहासिक दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक प्रियव्रत शाखा काल, जिसमें 35 प्रजापति और 5 मनु हुए। दूसरा उत्तानपाद शाखा काल, जिसमें चाक्षुष मनवंतर में 10 प्रजापति और राजा हुए। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस काल के 2 भाग किए जाते हैं। एक प्राकृत काल 39वें प्रजापति तक एवं दूसरा वेदोदय काल। भूमि का बंटवारा, महाजल प्रलय, भूसंस्कार, कृषि, राज्य स्थापना, वेदोदय तथा भारत और पर्शिया में भरतों की विजय इस काल की बड़ी सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाएं हैं। वेदोदय चाक्षुष मनवंतर की सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना है। चाक्षुष मनु के 5 पुत्र थे, अत्यराति, जाननतप्ति, अभिमन्यु, पुर और तपोरत। उर के द्वितीय पुत्र अंगिरा थे। इन 6 वीरों ने पर्शिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उस काल में पर्शिया का साम्राज्य 4 खंडों में विभक्त था, जिनके नाम सुग्ध, मरु, वरवधि और निशा थे। बाद में हारियु, हिरात और वकृत काबुल भी इसी राज्य में मिला लिए गए थे। यहाँ पर प्रियव्रत शाखा के स्वारोचिष मनु के वंशज राज्य कर रहे थे। जाननतप्ति महाराज अत्यराति चक्रवर्ती कहे जाते थे। भारतवर्ष की सीमा के अंतिम प्रदेश और पर्शिया का पूर्वी प्रांत सत्यगिरि के नाम से विख्यात था। उस समय इस स्थान को सत्यलोक भी कहते थे। उसी के सामने सुमेरु के निकट बैकुंठ धाम था, जो देमाबंद अल्बुर्ज पर्वत पर ईरानियन पैराडाइज के नाम से अभी जाना जाता है। देमाबंद तपोरिया प्रांत में था। इसी प्रांत के तपसी विकुंठा और उनके पुत्र का नाम बैकुंठ था। बैकुंठ धाम उन्हीं की राजधानी थी। चक्रवर्ती महाराज अत्यराति जाननतप्ति के दूसरे भाई का नाम मन्यु या अभिमन्यु था। प्राचीन पर्शियन इतिहास में उन्हें म्यान्यु और ग्रीक में म्यामनन कहा गया है। अर्जनेम में अभिमन्यु आफूमन दुर्ग के निर्माता तथा ट्राय युद्ध के विजेता यही है। प्रसिद्ध पुराण काव्य ओडिसी में इन्हीं अभिमन्यु महाराज की प्रशस्ति वर्णन की गई है। इन्होंने ही सूषा नाम की नगरी बसाई और उसे अपनी राजधानी बनाया। सूषा संसार भर में प्राचीनतम नगरी थी। इसी का नाम मन्युपुरी था। यह मन्युपुरी वरुण देव के समय में सूषा के नाम से विख्यात था। बाद में इंद्रपुरी अमरावती के नाम से विख्यात हुआ। यह प्रसिद्ध नगरी बेरसा नदी के तट पर थी, जो उस काल में सभ्यता का केंद्र थी। चक्रवर्ती महाराज अत्यराति के तीसरे भाई का नाम उर था। इन्होंने अफ्रीका, सीरिया, बेबीलोनिया आदि देशों में विजय प्राप्त किया और ईसा से 2000 वर्ष पूर्व अब्राहम को पद से हटाकर पूर्वी मिस्र में अपना राज्य स्थापित किया था। इस बात का संकेत ईसाइयों के पुराने अदनामे में मिलता है। उर बेबीलोनिया का ही एक प्रदेश था। प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी इसी उर प्रदेश की थी। ईरान के एक पर्वत का नाम भी उरल है। उरम्य प्रदेश भी है, जहां जोरास्ट्र का जन्म हुआ था। उर वंशियों के ईरान में उर, पुर और वन ये 3 राज्य स्थापित हुए थे। जल प्रलय से पूर्व बेबीलोनिया में मत्स्य जाति के लोगों का ही राज्य था। यह प्राचीन जाति चिरकाल से उस देश पर शासन करती थी।
यह जाति प्रसिद्ध नाविक थी। चाक्षुष मनु के चौथे पुत्र एवं जाननतपति महाराजा अत्यराति के भाई का नाम पुर था। इनकी राजधानी एलबुर्ज पर्वत के निकट पुरसिया था। इन्हीं के नाम पर ईरान का नाम पर्शिया पड़ा। महाराज अत्यराति के पांचवें भाई का नाम तपोरत था। इन्होंने तपोरत नाम से